जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मन ज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मन ज्ञान की इस बुक में हम तकरीबन 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम शुरुआती 3 चैप्टर को रिवाइज करेंगे और कल के सेशन में हम लास्ट के 2 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपन शुरुआती 3 चैप्टर के रिवीजन के साथ। तो शुरुआती 3 चैप्टर कौन कौन से? देखो, फर्स्ट चैप्टर है हमारा शिक्षा मन ज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, सेकंड चैप्टर है हमारा अधिगम में शिक्षा मन ज्ञान के क्या महत्व है, और लास्ट चैप्टर है हमारा अधिगम। तो इन शुरुआती 3 चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर आज देखने वाले हम? तो आज के टॉपिक है हमारे कुछ शिक्षा मन ज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता। ठीक है, और सेकंड चैप्टर रहने वाला हमारा तो कुछ यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। वही लास्ट चैप्टर रहने वाला है हमारा। चलो यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन लास्ट चैप्टर अधिगम। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर को पढ़ने वाले। इस फर्स्ट वाले चैप्टर में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, सेकंड वाला चैप्टर में बहुत इजी होंगे, थर्ड वाला चैप्टर अधिगम थोड़ा सा लेंदी, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं अधिगम शिक्षा मन ज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता के साथ। ठीक है, तो शिक्षा मन ज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता में हमको क्या क्या देखना है? देखो, इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है हमको, सिर्फ और सिर्फ कुछ वीडियो के बारे में जानेंगे। बस मुश्किल से अपन 10 से 15 मिनट लेने वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, 15 मिनट तकरीबन देंगे, 15 से 20 मिनट लेंगे। और अगले वाले चैप्टर में 15 से 20 मिनट लेंगे। लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा अपन ज्यादा समय लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो फर्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं कि शिक्षा मन ज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता में क्या क्या देखने वाले हैं। तो अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता, अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता। इसमें हम मुश्किल से कुछ विधियों के बारे में जानने वाले हैं। शिक्षा मन ज्ञान एक टीचर के लिए क्यों जरूरी, शिक्षा मन ज्ञान छात्र के लिए क्यों जरूरी, इस बारे में जानने वाले हैं। देखो, इसकी विधियां कौन कौन सी होती है? शिक्षा मन ज्ञान में कुछ विधियां गिवन होती है जिससे हम बच्चे के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। जैसे कि अवलोकन विधि हो जाती है, निरीक्षण विधि हो जाती है, व्यक्ति इतिहास विधि हो जाती है, समाज विधि हो जाती है, और व्यक्तिक विभिन्नता विधि हो जाती है, विकासात्मक विधि हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है, रेटिंग स्केल हो जाती है, उत्पाद विधि वगैरह हो जाती है, कालानुक्रमिक हो जाती है, अनुलंब हो जाती है, और कुछ इस तरीके की कुछ विधियां होती है जिससे हमको बच्चे, निरीक्षण विधि हो जाती है, अवलोकन विधि हो जाती है, गाथावर्णन विधि हो जाती है, परीक्षण विधि हो जाती है। तो ये सारी विधियां वो है जिससे हमको एक बच्चे के बारे में पता चलता है। ये विधियां क्या है जो आपको ये बताती है, ये विधियां क्या गिवन करती है आपको, फिर क्या बताती है आपको? ये विधियां आपको बताती है कि बच्चे के बारे में आपको कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, तो इन विधियों के बारे में हल्का सा जानेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम भर जानेंगे इन विधियों के बारे में, और इनके प्रतिपादक वगैरह और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विधियों के नाम लिखे ना। तो कौन कौन सी विधियां आती है? एक आ जाती है हमारी अवलोकन विधि है, देन व्यक्ति इतिहास विधि है, देन इसके बाद कुछ विधि आ जाती है हमारी समाज मिति विधि, और फिर कुछ हमारे व्यक्तिक विभिन्नता वाली विधि आ जाएगी। उसके बाद कुछ हमारी अवलोकन विधि है, देन साक्षात्कार विधि है, ओके, देन कुछ कालानुक्रमिक विधि है, उसके बाद अनुलंब विधि है, अनुक्रमिक विधि है, ओके, अनुक्रमिक विधि है। इन विधियों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वैसे। और उत्पाद विधि है, रेटिंग स्केल विधि है, उत्पाद विधि, रेटिंग स्केल विधि, ठीक। और गाथावर्णन विधि, जिक्र भर आएगा, ज्यादा कुछ नहीं। गाथावर्णन विधि और हमारे अवलोकन है, व्यक्ति इतिहास है, और समाज विधि है, व्यक्ति विभिन्नता है, अवलोकन दोबारा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। साक्षात्कार विधि कालानुक्रमिक है, अनुलंब है, और कुछ अनुपातिक अनुलंब है और अनुक्रमिक विधि है, और उसके बाद हमारे कुछ उत्पाद विधि है, रेटिंग स्केल विधि है, और कोटि विधि है, देन मनोभौतिकी विधि। ये सारी विधियां गिवन है। ठीक है, मनोभौतिकी विधि, और इसके अलावा हमारे तुलनात्मक विधि है, प्रश्नवाचक विधि है, या फिर प्रश्नावली है, और तुलनात्मक विधि। तो ये सारी विधियां वो है जिससे आप बच्चे के बारे में पता कर सकते हो। मोटा मोटी इनके बारे में अगर प्रतिपादकों को नाम गिवन है तो उनके बारे में जानेंगे। कुछ ये भी पता करेंगे कि इन विधियों से बच्चे के बारे में पता कैसे चलता है। अवलोकन विधि में क्या होता है कि आपको बच्चे को कुछ काम करते हुए देखते हो और उसके बारे में बताते हो कि बच्चा ऐसा है। इसके गुण भी होते हैं, इसके दोष भी होते हैं। अच्छी बात यह है कि इससे आपको बच्चे के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि इससे आपको बच्चे के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलती है। खराब बात यह है कि इस तरीके का अवलोकन करता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अवलोकन विधि के प्रतिपादक कुछ अपने अवलोकन विधि को प्रेक्षण विधि, निरीक्षण विधि, इन सब नामों से जान सकते हैं। इनके प्रतिपादक वॉटसन माना जाता है। वॉटसन का कथन है कि मुझे बच्चा ला कर दो, इसको जो तुम कहोगे वो बना दूंगी।
वही व्यक्ति इतिहास विधि है जो टाइम में कर दी जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है, शुरुआत से लगाकर आपके अतीत से लगाकर भविष्य तक जानने के बारे में कोशिश करी जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि कोई समस्याग्रस्त बालक हो गया, बाल अपराधी बालक हो गया, पढ़ने में अच्छा बालक हो गया, पढ़ने में डल बालक हो गया, उन सबके बारे में पता करने के लिए इसमें जाती है। समाज में विधि, समाज में बच्चा क्या क्या करता है, कैसे कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कोई सोशल फंक्शन में गिरा हो जाता है, वहाँ बच्चा क्या व्यवहार दिखाता है, उससे हमको कुछ बच्चे के बारे में पता चलता है। तो ये मोरेनो के द्वारा प्रतिपादित करी जाती है। वहीं अपनी व्यक्ति भिन्नता विधि ऐसी, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से सेपरेट करके देखना कि इस बच्चे में अच्छी बात है तो इस बच्चे में इतनी अच्छी बात तो कुछ एक बच्चे में ये अच्छी बात है तो दूसरे बच्चे में वो अच्छी बातें नहीं मौजूद है। तो इसको हम व्यक्ति इतिहास, व्यक्तिक भिन्नता विधि के नाम से जानते हैं। अवलोकन विधि में डिस्कस कर लिया और उसके बाद आ जाती है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि कुछ बातचीत के थ्रू जानते हैं, बहुत सी ये औपचारिक अनौपचारिक इस तरीके की कैटेगरी में बटी है। उसके बाद कालानुक्रमिक, एक ही समय काल में आप अलग अलग बच्चे के बारे में जानते हो। वही अनुलम जस्ट इसके अपोजिट होती है, यानी कि समय काल आपके अलग अलग हो सकता है लेकिन बच्चा एक ही होगा। एक ही समय में यहाँ समय एक ही और यहाँ का समय काल अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमिक विधि में क्या हो जाता है, अनुक्रमिक विधि में क्या हो जाता है, तो ऊपर वाली जो दोनों ही विधियां ना ये दोनों मर्ज हो जाती है अनुक्रमिक विधि में। वही कुछ आ जाता है हमारे उत्पाद विधि। देखो उत्पाद विधि के बारे में कुछ खास जानकारी गिवन है, इसको थोड़ा स्किप रखेंगे, नाम पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ हमारी है, फिर लास्ट में रेटिंग स्केल विधि। हाँ, रेटिंग स्केल में क्या होता है, आप बच्चे ने जो भी काम करा है उसको रेट करते हो, ए है, बी है, सी इस तरीके से। उसके बाद गाथा वर्णन में क्या था, आपको कुछ बिंदु दिए जाते हैं, बिंदु गिवन होते हैं, उनके आधार पर आपको खुद के बारे में बताना होता है। क्योंकि एक होता है अवलोकन विधि, आत्मावलोकन विधि। देखो यहाँ बता देती हूँ मैं, आत्मावलोकन विधि, आत्मावलोकन विधि भी होता है आत्मावलोकन, ठीक है। गाथा वर्णन में देख लिया हमने। कोटि में क्या होता है, उच्च कोटि का, निम्न कोटि का, है ना, इस तरीके से बच्चों को डिवाइस करते हैं। मनोभौतिकी में क्या होता है, बच्चे के मन के बारे में और शरीर के बारे में जानने की कोशिश करी जाती है। प्रश्नावली में बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं। सुकरात को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, गुरुवर्त को शिक्षा मन ज्ञान में लेकर आते हैं। तुलनात्मक विधि में बच्चे की तुलना करते हैं, पता करते हैं दो बच्चों के बारे में, दो बच्चों की तुलना करते हो, पता करते हो कि इस बच्चे में क्या अच्छी बात है और कौन सी अच्छी बात है जो दूसरे वाले बच्चे में नहीं मौजूद है, और फर्स्ट बच्चे की तुलना में। अब देखो, एक होती है आत्मावलोकन, अपने खुद के बारे में खुद बताना। ये विधि कुछ ऐसी विधि है कि आप हाथ में लेप लेकर चल रहे हो और अंधेरे को देखना चाह रहे हो, जेम्स के द्वारा कहा जाता है कोटेशन। अब कुछ एक दो विधानों के नाम हो गिवन है कि ये इनको लेकर क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं और ये इनको शिक्षा में लेकर आए, ऐसे कुछ जानकारी भी गिवन। तो इस तरीके से हमने हल्का हल्का विधियों के बारे में जानकारी पता कर ली। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और विधि। हाँ, एक परीक्षण विधि होती है, एक परीक्षण विधि भी होती है। देखो, एक तो निरीक्षण विधि और परीक्षण विधि। आत्मावलोकन को, इसको अवलोकन विधि को निरीक्षण कहते हैं, इसको प्रेक्षण कहते हैं, और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। और मैंने आपको व्यक्ति इतिहास विधि बताई, मैंने आपको व्यक्ति इतिहास विधि, हाँ, व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में बता दिया क्या। देखो, व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में कुछ अच्छे से कोटेशन आते ध्यान रखें। क्रोनिकलों के द्वारा कहा जाता है व्यक्ति इतिहास विधि वही विधि होती है जिससे आप बच्चे के अतीत से लगाकर के जो भविष्य तक जानने की कोशिश करते हो। और परीक्षण विधि, चलो आई थिंक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, ओके। देन परीक्षण विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। परीक्षण विधि क्या होती है, देखो, परीक्षण विधि में एक माहौल बनाया जाता है, उसमें बच्चे को रखा जाता है, देखा जाता है बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। परीक्षण विधि के बारे में एडमिन का कहना है कि सबसे उपयुक्त विधि यही मानी जाती है। विलियम मून तो परीक्षण विधि जन्मदाता माने जाते हैं। इसको कुछ 10 सोपानों में या 10 चरणों में डिवाइड किया गया है। और कुछ अपने व्यक्ति इतिहास विधि के 5 सोपान ध्यान रखेंगे और इनके गुण और दोष मैंने आपको बताई दिया, अच्छी बात है क्या, बुरी बात है क्या। परीक्षण विधि में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है, इसको मूल्यांकन करने में, समय सारणी बनाने में, पाठ्यक्रम को डिसाइड करने में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवलोकन विधि के गुण, देखो थोड़ा सा गुणों और दोषों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गुण और दोष में देखो, अवलोकन विधि की अच्छी बात, बुरी बात क्या होती है। अच्छी बात ये होती है कि आप बच्चे के बारे में स्पेसिफाई सूचना पता कर पाते हो, कम और कुछ, हाँ, समय का इतना कुछ इश्यू नहीं, लेकिन ये है कि आप बच्चे के बारे में विश्वसनीय और बहुत से सूचना प्राप्त कर पाते हो। ये बुरी बात है कि जरूरी नहीं कि ऐसा अवलोकन करता आपको आसानी से सुलभ हो जाए। व्यक्ति इतिहास विधि की बुरी बात, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, पैसे में बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे और बच्चे के बारे में, हाँ, लेकिन बच्चे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही है, देखो, बच्चे स्कूल से भाग जाने वाले बच्चे, सारे कुछ बच्चों का अवलोकन, सारे कुछ बच्चों का अध्ययन, स्टडी इसी विधि होती है। समाज विधि कुछ खास है नहीं, और कुछ मैं बताऊँ कहाँ, गुण दोषों का डिस्कस करने वाली विधि और है, कोटि के गाथा वर्णन है, परीक्षण विधि है। परीक्षण विधि के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। बस गुणों दोष तो कुछ 2-3 विधियों ही देखने हैं, बाकी तो सिर्फ नाम भर देखना है और इनके प्रतिपादक आए तो वो देखना है और कैसे बच्चों का अध्ययन होता है इनमें वो भर देखना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ विधियों का जिक्र कर लिया। अब देख लेते हैं कुछ विद्वानों के नाम। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने विधियों को कवर करा। अब देखेंगे कि एक टीचर के लिए शिक्षा ज्ञान क्यों जरूरी है और एक बच्चे के लिए शिक्षा ज्ञान क्यों जरूरी है। तो यहाँ शिक्षक के लिए आएगा, शिक्षक हेतु शिक्षा ज्ञान का महत्व, शिक्षक हेतु शिक्षा ज्ञान और छात्र हेतु शिक्षा ज्ञान, छात्र हेतु शिक्षा ज्ञान। देखो, शिक्षक के लिए शिक्षा ज्ञान क्यों जरूरी है, इसके लिए कुछ कोटेशन आता है। कोई कहता है कि इससे टीचर को बच्चे की क्षमता योग्यता के बारे में पता चल जाए, फील्ड के द्वारा कहा जाता है। कोई कहता है कि ये कला है, जोड़ के द्वारा कहा जाता है। कोई कहता है कि हमें गलतियां करने से बचाता है, इसके नमूने के द्वारा कहा जाता है। कुछ और कोटेशन आ जाते हैं। कुछ समय कहते हैं कि सिद्धांत देता है हमको, और कोई कहता है कि अगर इसके बारे में
इन विधियों से अगर अप्रशिक्षित है तो बच्चे का सही से विकास नहीं कर सकता एक टीचर। तो इस तरीके के कुछ कोटेशन आ जाते हैं। वहीं छात्र की जरूरत तो एक दो बातें आती है, एक दो बातें आ जाएगी। तो जेम्स द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा विज्ञान बेसिकली एक किताब लिखते हैं जेम्स डॉक्टर रिचर्ड्स, जिसमें कहते हैं कि शिक्षा विज्ञान तो जहां की स्टडी वहां शिक्षा विज्ञान का प्रयोग तो होगा ही होगा, अध्ययन जहां है वहां शिक्षा विज्ञान तो आएगा ही आएगा। और वहीं एक दो बातें और आ जाती है कुपुस्वामी को, एक दो बातें और आ जाती है, जैसे कि कुपुस्वामी के द्वारा कही गई बात। ओके, तो कुपुस्वामी कहते हैं कि अधिगम का तो मनोविज्ञान का तो महत्व ही है कि उसका अच्छे से अच्छे पढ़ने में, अच्छे से अच्छे अधिगम में उसका इस्तेमाल हो, अच्छे से अच्छे शिक्षा में इसको इस्तेमाल। ठीक है, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा नोट डाउन कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्किनर के कोटेशन को पढ़ा। स्किनर कहते हैं कि ये आपकी गलतियों से रक्षा करता है। जोड़ कहते हैं कि ये कला है। पील कहते हैं कि बच्चों के बारे में जानना, बच्चे की योग्यता क्षमता के बारे में जानने में मदद करता है। थॉमस फुलर कहते हैं कि जैसे आपको किताब के बारे में जानकारी है ना, ठीक वैसी जानकारी एक बच्चे के जीवन के बारे में होनी चाहिए आपको। वहीं एक दो विद्वान आ जाएंगे कुछ, तो इस तरीके से ये कुछ विद्वान स्किनर के बारे में बता दिया मैंने आपको। और कौन से कोटेशन कहते हैं स्किनर के, और देन पील है, देन थॉमस है, देन कुपुस्वामी आ जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से कुछ कुछ कोटेशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वहीं हमारे बच्चे के लिए तो सिर्फ दो ही आएंगे, जेम्स, विलियम जेम्स वगैरह और कुपुस्वामी वगैरह। विलियम जेम्स का कहना है कि जहां आपकी स्टडी वहां साइकोलॉजी है। कुपुस्वामी का कहना है कि साइकोलॉजी का तो महत्व ये है कि उसका अच्छे से अच्छा अधिगम और अच्छे से शिक्षण में इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम विद इन 20 मिनट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में भी, एक सेकेंड रुकेगा ना, एक सेकेंड। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेकंड चैप्टर। देखो सेकंड चैप्टर में हमको क्या क्या जानना है। सेकंड चैप्टर बहुत ही इजी गोइंग रहने वाला है। सेकंड चैप्टर में हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का एक्चुअली सेकंड चैप्टर है हमारा कि अधिगम में मनोविज्ञान कितना मायने रखता है। अधिगम में, लर्निंग में, अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। इसमें हम कुछ इस तरीके के बिंदु पढ़ेंगे, जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है, शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर है, शिक्षण के चरण कितने होते हैं, और शिक्षण के चरण कितने होते हैं, शिक्षण के सोपान कितने होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, विद्यालय की क्या परिभाषा है, शिक्षण के उद्देश्य कितने हो सकते हैं, शिक्षण के प्रकार कितने हो सकते हैं, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या हो सकती है। तो इस तरीके से हम तकरीबन 10 से 12 बिंदुओं को इसमें डिस्कस करना है। ठीक, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं इन एक एक बिंदु को लेकर के। तो हम देखने वाले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। फर्स्ट बिंदु हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानते हो क्या होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचर एक कक्षा में टीचर और बच्चे के दरमियान होने वाली प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसको लेकर के कुछ अलग अलग विद्वान के कोटेशन आएंगे, जिससे हमको पता चलेगा एक्चुअली में हमको पता चलेगा कि प्रक्रिया ही क्या है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया है, कोई कहता है कि आपने शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो अपने क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं, कोई कहता है कि ज्ञान कौशल इसको स्थापित कर देना ही हमारा शिक्षण कहलाता है, कोई कहता है कि कम परिपक्व से अगर अधिक परिपक्व कम परिपक्व कुछ सीखता है तो यही हमारा शिक्षण कहलाता है। एक सामान्य व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया। तो इस तरीके से अलग अलग परिभाषा दी जाती है। ठीक है, तो व्यवहार में बदलाव को लेकर, व्यवहार में बदलाव कौन कहता है, तो यहाँ एक जनरल परिभाषा भी यही है और एक क्लार्क के द्वारा भी कही जाता है। क्लार्क के द्वारा कहा जाता है, क्लार्क, हाँ कुछ क्लर्क करके नाम आता है, तो क्लर्क के द्वारा कहा जाता है कि अपने व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही शिक्षण कहलाता है। वहीं हमारे बर्ट के द्वारा हाँ कुछ परिभाषा और आती है, जैसे कि दिशा निर्देश की प्रक्रिया मानी जाती है, जैसे कि मार्गदर्शन की प्रक्रिया मानी जाती है। तो इस तरीके से और कुछ हाँ ये कुछ एक दो परिभाषा और आती है, तो ध्यान रखेंगे पर। तो वहीं रायंस के द्वारा क्या कहा जाता है, रायंस के द्वारा कहा जाता है दिशा निर्देश की प्रक्रिया। वहीं मार्गदर्शन बर्ट के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा कहा जाता है, गिलबर्ट के द्वारा इसको मार्गदर्शन की प्रक्रिया कहा जाता है। वहीं एक इनसाइक्लोपीडिया की बुक आ जाती है, बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया, जो कहती है ज्ञान कौशल और अभिरुचियों इन देश तरीके की चीजों को हस्तांतरित कर देना ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। वहीं एक दो कोटेशन और आ जाते हैं। स्मिथ के द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान आपको उत्सुकता पैदा कर देती है। ओके, तो इस तरह की कुछ परिभाषा आ जाती है जिससे हमको एक्चुअली पता चलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। अब देख लेते हैं अपन शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। शिक्षा व शिक्षण, एक्चुअली शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है। देखो शिक्षा क्या होती है, एक साधन। शिक्षण क्या है, एक साधन। शिक्षण के जरिए आप शिक्षा को पा सकते हो, है ना। शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है, जबकि शिक्षण सिर्फ और सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके अलावा शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। शिक्षा व अनुदेशन में क्या अंतर होता है, जानते हो। अनुदेशन यानी पढ़ाई करना, शिक्षा यानी पढ़ाना। तो शिक्षा क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया, शिक्षण तो शिक्षण की एक व्यापक प्रक्रिया, अनुदेशन एक सीमित प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण के भीतर ही अनुदेशन समाहित है। शिक्षण में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक तीनों पहलू शामिल होते हैं, जबकि अनुदेशन में सिर्फ भावनात्मक पहलू होता है। इसमें टीचर और बच्चे के बीच इंटरेक्शन होता है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें टीचर चाहिए, इसमें टीचर की कोई जरूरत होती नहीं।
अब थोड़ा सा अपन तीसरा बिंदु देखते हैं, शिक्षण के चर कितने होते हैं, शिक्षण के चरण कौन कौन से हो सकते हैं, इसके सोपान कौन कौन से हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। देखो चर कितने होते हैं, स्वतंत्र चर, मध्य चर, आश्रित चर, टीचर है, बच्चा, सिलेबस है। उसके बाद चरण कितने हो सकते हैं, आप कक्षा में जाने से पहले जो प्रिपेयर करते हो वो पहला चरण हो जाएगा, कक्षा में दरमियान, कक्षा में पढ़ाने के दरमियान आप जो भी एक्टिविटी करते हो वो सेकंड चरण हो जाएगा, कक्षा में से निकलने के बाद जो भी आप बच्चे के टेस्ट के बारे में सोचते हो वो आपका तीसरा चरण हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे सोपान एक व्यक्ति आदि हमारे कुछ डेविस करके जिनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है, यानी मैनेजमेंट करके, यानी प्रबंधन करके शिक्षण के उद्देश्यों का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एम और टीचिंग गोल या टीचिंग एम करके बुक लिखी जाती है, जिनके द्वारा, जिस बुक में इनके द्वारा कुछ 4 उद्देश्य बताए जाते हैं, जिनको हम ध्यान रखेंगे पीएम को करके, यहाँ ओ साइलेंट करेंगे पीएम को करके। तो कुछ प्रस्तावना है और मोटिवेशन है और कंट्रोल है और ऑर्गेनाइज है, ये शिक्षण के सोपान माने जाते हैं। ओके, देन फोर्थ बिंदु अपन देखने वाले कुछ इसके अलावा शिक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो थोड़े यूनिक से उनको तो विशिष्ट उद्देश्यों को देखो, ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की आपको एज इट इज याद रखनी होगी, एज इट इज याद रखनी होगी। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं, एक ट्रिक आती है हमारी कि पुराने टीचर से हमने गणित और मनोविज्ञान का ज्ञान लिया, पुराने टीचर से हमने गणित व मनोविज्ञान का ज्ञान लिया। तो पुराना से एक प्रारंभिक विधि आ जाती है, टीचर से शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य बता रही ना, तो एक प्राचीन उद्देश्य आ जाएंगे, मतलब प्रारंभिक उद्देश्य आ जाएंगे, एक शिक्षक से जुड़े हुए विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, वहीं हमने गणित का तो गणितीय विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, गणित और मनोविज्ञान का तो मनोवैज्ञानिक विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, और ज्ञान लिया मतलब कि ज्ञानात्मक आ जाएंगे, ज्ञान बता दिया मैंने आपको, ज्ञानात्मक उद्देश्य आ जाएंगे, और इस तरीके के कुछ उद्देश्य आएंगे। ठीक है, मैंने उद्देश्यों का नाम बताया। अब इन उद्देश्यों से कौन कौन से विद्वान कोरिलेट करते हैं उनके नाम भी आते हैं, जैसे कि कुछ एक्स वाई जेड विद्वानों के नाम आते हैं, इतना बात ध्यान रखेंगे, तो बहुत ज्यादा इसको हम पढ़ेंगे। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ सिद्धांतों के नाम आपको ध्यान रखने कि शिक्षण के कौन से ऐसे सिद्धांत है जो विशिष्ट सिद्धांत की कैटेगरी में आते हैं, तो इस ट्रिक से ध्यान रखेंगे। ये पुराने टीचर से हमने साइकोलॉजी का और गणित का ज्ञान लिया, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पुराने से प्रारंभिक विशिष्ट उद्देश्य, और टीचर से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य, पुराने टीचर से गणित तो गणितीय विशिष्ट उद्देश्य, और मनोविज्ञान से तो मनोवैज्ञानिक गणितीय उद्देश्य, और ज्ञान लिया मतलब ज्ञानात्मक गणितीय उद्देश्य, और ज्ञान लेना पढ़ना है, अनुदेशन को कहते हैं पढ़ना, तो ज्ञान लेने के लिए हम कहेंगे अनुदेशन करना, तो अनुदेशनात्मक विशिष्ट उद्देश्य। अब इन सारे उद्देश्यों से कुछ 2, 4, 5 विद्वानों के नाम जुड़े, इन सब में कुछ 2 या 3 मुश्किल से 2 या 3 विद्वानों के नाम हर उद्देश्य में दिए, तो इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर देखने वाले कुछ विद्यालय की परिभाषा के बारे में, विद्यालय की अलग अलग परिभाषा दी जाती है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। वहीं कुछ 6th पॉइंट अपना सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आ जाएगा, माइक्रो टीचिंग के बारे में आ जाएगा। कुछ खास तो है नहीं इसमें, लेकिन माइक्रो टीचिंग के बारे में भी हल्का हल्का देखना है हमको। उसके बाद कुछ यहाँ पे एक शिक्षण के उद्देश्य लिखने की विधियां आ जाएगी कि आप शिक्षण के उद्देश्य कैसे लिखते हो। देखो हम कैसे लिखते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक या फिर सामान्य विशिष्ट, इस तरीके से हम शिक्षण के उद्देश्यों को लिखते हैं। उसके बाद शिक्षण के प्रकार, 7वां पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंस है, शिक्षण के प्रकार कितने हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। प्रणाली के आधार पर आप लोकतंत्र कह दोगे, गैर लोकतंत्र कह दोगे, या फिर लोकतंत्र या फिर हस्तक्षेप रहित कह दोगे। वही स्वरूप के आधार पर आप उपचारात्मक या फिर निदानात्मक या फिर वर्णात्मक कह सकते हो। और औपचारिक अनौपचारिक तो प्रकार होते ही। उद्देश्य के आधार पर ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। उद्देश्य के आधार पर आप स्मृति है, बोध है, चिंतन है, इन 3 तरीकों में बांट सकते हो। तो ये मोटा मोटी कुछ प्रकार होते हैं शिक्षण के, जहां हम उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। कौन कौन से होता है, स्मृति है, बोध है, चिंतन है। स्मृति क्या होता है, चीजों को याद करना, बोध करता है चीजों को समझना, चिंतन क्या होता है, समझ से थोड़ा सा आगे स्टेप का, समझ से एक स्टेप और आगे जाते हैं ना, बोध से एक स्टेप और आगे जाते हैं ना, तब हमको चिंतन के स्तर पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी समझेंगे इस बारे में कि इन तीनों को प्रतिपादन किस सिद्धांत के द्वारा किया गया। तो पहला हमारा कुछ बर्ड के द्वारा, दूसरा हमारा मोरिसन के द्वारा, तीसरा हांट के द्वारा किया गया। इन तीनों में बुद्धि की जरूरत होती कि नहीं होती, टीचर की क्या भूमिका होती, क्या अहम भूमिका होती है इन तीनों स्तर पर। इन तीनों स्तर को चेक करना हो तो कौन कौन से प्रश्न पूछने चाहिए हमको बच्चे से, और इन तीनों स्तर में कक्षा का माहौल कैसा होता है, और इन तीनों स्तर में आपके विचारों का कितना योगदान होता है। तो इस तरीके से हमको कुछ और भी जानना होता है, या स्मृति के, बोध के और चिंतन के बारे में। ओके, तो देखो सबसे अच्छा स्तर हमारा स्मृति हो गया। तो स्मृति में विचारों की महत्ता कुछ खास होती नहीं, चीजों को सिर्फ याद करना होता है। सेकंड में होती है, और थर्ड में तो बहुत ज्यादा होती है। और प्रश्न तो देखो तो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न से काम चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, सेकंड में नहीं चलेगा। आपको निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों ही लेने पड़ेंगे, और लास्ट में आपको निबंधात्मक यानी चिंतन वाले निबंधात्मक ही लेने पड़ेंगे। देन बुद्धि, और देखो मेमोरी में कुछ खास बुद्धि की जरूरत। देखो ये हम
गलत फहमी में रहते हैं कि जो शार्प मतलब कि जो शार्प बुद्धि वाला होगा ना, शार्प माइंडेड होगा, वो जल्दी याद करेगा, ऐसा कुछ नहीं। या फिर उसको बहुत सारी चीजें याद होगी, ऐसा कुछ नहीं। बुद्धि का मतलब तो समायोजन से होता है। बुद्धि का मतलब तो इंटेलिजेंस का मतलब तो होता है कि आप कठिन परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हो, आपके सामने कोई परिस्थिति आई तो उसको कैसे टैकल करें। ये किताबी मतलब नहीं होता है कि आपको 10 किताबें है ना। तो बुद्धि का बिल्कुल मतलब नहीं होता है स्मृति से, अनिवार्य बिल्कुल इनका संबंध बिल्कुल भी अनिवार्य संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मोटा मोटी जानना है कि स्मृति, बोध और चिंतन आखिरकार है क्या। तो पता चलना आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाना चाहिए। उसके बाद आप कौन सा भी क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। कैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो मेमोरी के बारे में जाने, कैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बोध के बारे में पता कर सके, ऐसे होने चाहिए और लास्ट में ऐसे होने चाहिए जो चिंतन के बारे में पता कर सके, है ना। तो इस तरीके से हमको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए इन तीनों के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकारों को हमने जाना। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बता देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पासाओं शाह भारत में लिखते हैं। समय काल कुछ 19 के दरमियान होता है, 1970 के दरमियान होता है। वहीं एक एबीसी यानी एलन, ब्रुश और एलिसन करके 3 विद्वान होते हैं जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं सूक्ष्म शिक्षण को। समय काल 1963 के दरमियान होता है। लगभग 10-20 सालों के बाद अपने भारत में आ जाते हैं। बस इतना देखने में सूक्ष्म शिक्षण एक साइकिल चलता है। सबसे पहले आपको लेसन बनाना होता है, देन सूक्ष्म शिक्षण करना होता है, देन आपकी समीक्षा करी जाती है और यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। विधियां मैंने आपको बताई थी, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, और दूसरी सामान्य विशिष्ट विधियां हो जाती है। और विद्यालय की परिभाषा बताई तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषा दी जाती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लास्ट बिंदु पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। हम देख रहे थे विद्यालय शिक्षण विद्यालय की परिभाषा बन सको। विद्यालय की परिभाषा अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से दी। कोई कहता है कि विद्यालय जितना संसद भवन जरूर नहीं है, फैक्ट्रियां जरूर नहीं है, उससे कई गुना विद्यालय की जरूरत होती है। ये कुछ परिभाषा हमारे विद्वान आते हैं, हमारे कुछ जोन डी उनके द्वारा कहा जाता है, ठीक है। जोन डी कहते हैं कि संसद भवन की जरूरत नहीं, फैक्ट्री की जरूरत नहीं, आपको विद्यालय की जरूरत है। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि विद्यालय तो एक वो बिल्डिंग या फिर वो जगह जो सभी लोगों के द्वारा बनाया जाता है जहाँ पे अच्छे बच्चे बनते हैं। सभी लोगों के द्वारा बनाए जाने वाला वो भवन या वो स्थान जहाँ पर अच्छे बच्चों का निर्माण होता है। और विद्यालय एक लघु समाज होता है, इस तरीके की परिभाषा भी दी जाती है। और विद्यालय एक माहौल, विशिष्ट माहौल होता है, इस तरीके की परिभाषा दी जाती है। तो अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी विद्यालय की परिभाषा से इंट्रोड्यूस करा है। वहीं अब थोड़ा सा ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में देखें तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में इन्होंने किताब लिखी थी मैनेजमेंट करके, यानी शिक्षण के उद्देश्यों का मैनेजमेंट करके, जिसमें ये 3 उद्देश्य बताते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। इन तीनों उद्देश्यों में क्या होता है, देखो ज्ञानात्मक में हमको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके 5 होते हैं, जैसे कि ज्ञान है, बोध है, अबोध है और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये 5 स्टेप होते हैं किसी भी चीज को याद करने के, ज्ञान, उस चीज का ज्ञान करने के लिए, ओके। देन बोध, इसके मूल्यांकन के बाद, और ज्ञानात्मक के बाद क्रियात्मक, भावनात्मक, है ना। तो क्रियात्मक में क्या बताया जाता है, देखो क्रियात्मक में आप जैसे साइकिल चलाना सीखना हो गया, कोई बाइक चलाना सीखना, कोई कौशल सीखना हो गया, टाइपिंग सीखना हो गया, ये सब क्रियात्मकता के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी कुछ स्टेप दिखाए गए, लेकिन जैसे कि हम देखो इसकी कुछ 5 स्टेप, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझेंगे कि अगर हम टीचर आत्मसात करके बच्चों को प्रस्तुत करता है तो बच्चे, टीचर खोज करके अन्वेषण करके बच्चों को प्रस्तुत करता है तो बच्चा अच्छे से आत्मसात कर लेगा। और अगर उसको अभिव्यक्ति के मौके दिए गए ना तो वो अभिव्यक्त भी करेगा, अवसर दिया गया तो अभिव्यक्त भी करेगा। तो इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखो कि अन्वेषण है और प्रस्तुतिकरण है, और अन्वेषण करके प्रस्तुत करा तो आत्मसात कर लेगा, और अवसर मिला कुछ एक और स्टेप डेश से आ जाता है, फिर लास्ट में कह देते हैं कि बच्चा अभिव्यक्त भी कर देगा। तो इस तरीके से सबके बारे में जाना है। ओके, देन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है ना, बिल्कुल साउंड आ रहा है। हाँ, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से पढ़िए। अब लास्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 अधिगम। इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1 मिनट पॉज करते हैं, बस 1 मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, कंटिन्यू करते हैं। देखो हमको लास्ट चैप्टर पढ़ना है, लास्ट चैप्टर जो कि हमारा अधिगम है। आज के चैप्टर में, आज के सेशन में हमको लास्ट चैप्टर रिवाइज करना है। हमने कहाँ तक रिवाइज किया था, हमने ना सूक्ष्म शिक्षण के बारे में रिवाइज कर लिया था। हमने शिक्षण के आधार पर, उद्देश्य आधार शिक्षण के वर्गीकरण भी पढ़ ली थी, स्मृति है, बोध, चिंतन है ना। तो इस तरीके से हमने इन तीनों के बारे में जान लिया था, स्मृति है, बोध है, चिंतन है। इनके 3 स्टेप बता दिए मैंने आपको, स्मृति के बारे में बता दिया, बोध के बारे में बता दिया, चिंतन के भी 3 स्टेप होते हैं। जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है तो फिर आप उसका समाधान करते हो, देन समस्या, देन सूचना को जुटाना, देन फिर कुछ मूल्यांकन करना, है ना, फिर मूल्यांकन को भी चेक करना। इस तरीके से कुछ 3-4 चरण होते हैं लास्ट वाले स्टेप के। आप फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अधिगम वाले चैप्टर को। तो अधिगम में हमको क्या क्या रिवाइज करना है, अधिगम में हमको क्या क्या रिवाइज करना है, तो अधिगम में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना हमको। अधिगम का क्षेत्र परिभाषा है, देन परिपक्वता अधिगम में संबंध क्या है, इसको प्रयोग करने वाले कारक कौन से, इसका दृष्टिकोण कौन से, इसके अलावा हमको बहुत सारे सिद्धांत को देखना होगा। तो नैका, पाउलू का, स्किनर का, हल का, गुथरी का, टोलमैन का, है ना। और उसके साथ कुछ सूचना प्रक्रम का सिद्धांत भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ यूनिक सिद्धांत भी अपन देखना है। ये तो कुछ जनरल सिद्धांत है, जैसे वाइगुत्स्की का, गुडलेविन का, ब्रूनर का, है ना, पियाजे का,
इस तरीके से कुछ कुछ सिद्धांतों को अपन जानने वाले हैं। लास्ट में कुछ अधिगम अक्षमता होगी, अधिगम के स्थान के बारे में, अधिगम वक्र के बारे में, अधिगम के कठार के बारे में और कुछ अधिगम की विधियों के बारे में इस तरीके से जानने वाले। तो अब कुछ 15 से 20 मिनट का समझ लेंगे, फटाफट से अपन अधिगम को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो देखो अधिगम में सबसे पहले अपन इसका अर्थ, क्षेत्र और परिभाषा के बारे में जानेंगे। अर्थ, इसके अर्थ है, इसकी परिभाषा है, देन इसका दृष्टिकोण है, देन इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में, देन परिपक्वता। तो परिपक्वता इसको प्रभावित कर अधिगम, परिपक्वता इसको प्रभावित करने वाले कारक है। तो अधिगम और परिपक्वता अंतर भी जानेंगे, अधिगम वर्सेस परिपक्वता करेंगे, अधिगम वर्सेस परिपक्वता करेंगे। ओके, और इन सब के बाद हम कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सिद्धांत कौन कौन से, वही थॉर्नडाइक का आ जाएगा, पावलोव का आ जाएगा, देन स्किनर का आ जाएगा, देन हल का आ जाएगा, देन कुछ हमारे सूच का सिद्धांत आ जाएगा, सूच का सिद्धांत जो कि कोहलर के द्वारा दिया। और इसके बाद हमारे कुछ और भी सिद्धांत जैसे पियाजे का है, जैसे कि ब्रूनर का है, जैसे कि वाइगोस्की का है, जैसे कि कुटलेविन का है, जैसे टोलमैन का है, जैसे गुथरी का है, जैसे सूचना प्रकरण का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत जिनके बारे में हमको अच्छे से देखना है। उसके बाद क्लास में देखो बहुत ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, इस एक ही सेशन में कुछ 15 से 20 मिनट में अगर ये सारे सिद्धांत देख रहे तो मोटा मोटी इनके बारे में जानेंगे, ये सिद्धांत क्या है, किसने दिए, ऐसा कुछ हल्का हल्का जानेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए, क्योंकि हम रिवाइज करें तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे। लास्ट में हम कुछ देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के बारे में, अधिगम का स्थानांतरण किसको कहते हैं। उसके बाद अपन अधिगम अक्षमताओं के बारे में कहेंगे, देखेंगे। उसके बाद अधिगम वक्र है, अधिगम पठार है, अधिगम की विधियां हैं, अधिगम की कौन कौन सी विधियां हो सकती है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो देखो अधिगम, कार्य क्षेत्र, परिभाषा, इन सारे बिंदुओं को पढ़ने वाले, तो फटाफट से एक एक बिंदु को लिखते हुए पढ़ते हैं। देखो अर्थ क्षेत्र उपयोगिता वाले बिंदु को जान लेते फर्स्टली। तो यहाँ अपन अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रभावित करने वाले कारक और परिपक्वता व अधिगम के बारे में जानने वाले। ओके, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो अधिगम का अर्थ होता है आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बहुत सारी परिभाषा दी जाती है, उत्तरोत्तर परिवर्तन कहते हैं इसके, गिलफोर्ड के द्वारा कहा जाता है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, और फिर ये आपके अनुभवों के कारण होने वाला क्रोनबेक के द्वारा कहा जाता है, मार्गरेट किंग के द्वारा भी अनुभव में परिवर्तन कहा जाता है, थॉर्नडाइक के द्वारा भी ऐसी कुछ परिभाषा दी जाती है। इस तरीके से कुछ परिभाषा आ जाती है। ठीक है, तो अधिगम के अर्थ क्षेत्र में हमने अर्थ तो बताया ना, अधिगम लर्निंग से बना, लर्निंग मतलब कुछ सीखना होगा, कुछ खास ही नहीं। अर्थ में तो अपन जानते हैं। परिभाषा में देखो इसके नाम क्या है, उत्तरोत्तर, इसके नाम क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर वगैरह। तो बहुत ज्यादा तो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ा मोटा मोटी समझते हैं ना, 1 मिनट थोड़ा रुकेंगे। हाँ, तो देखो इसके नाम के द्वारा व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन कहा जाता है, गिलफर्ड के द्वारा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है, गेट्स के द्वारा कहा जाता है कि अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है, गेट्स के द्वारा, मार्गन के द्वारा कहा जाता है अनुभवों के कारण व्यवहार में परिवर्तन, एक और आ जाता है हमारे क्रोनबेक के द्वारा भी अनुभवों के कारण व्यवहार में परिवर्तन परिभाषा दी जाती है, थॉर्नडाइक के द्वारा भी कुछ परिभाषा दी जाती है इसके अधिगम को लेकर के। अब हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अधिगम की विशेषता जानते हैं। देखो अधिगम कहते हैं कि जन्मजात नहीं होता है, वातावरण पर बेस्ड होता है। अधिगम परिपक्वता, वृद्धि, विकास इससे प्रभावित होता है आपका सीखना। और निष्पादन की प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न कुछ अधिगम को निष्पादन माना गया है। और कुछ अधिगम आयु और लिंग का प्रभाव पड़ता है अधिगम के ऊपर। और कुछ अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, थकान के कारण भी प्रभावित होता है। तो बेसिक बेसिक विशेषताएं अधिगम की जो हमको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद अपन देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने कारक कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है अधिगम को। आपका लिंग है, आपकी आयु है, आपका माहौल है, और विषय का लेंदी होना, सरल होना, टीचर का नॉलेज है, और आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता हो जाती है, वृद्धि, विकास हो जाता है। हमारे ब्रेन का विकास नहीं होता, लर्निंग कैसे करोगे, दिक्कत होगी ना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीजें हो जाती है, जिनमें अपन अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक परिपक्वता के बारे में जानेंगे। तो परिपक्वता के बारे में हमको क्या जाने, देखो परिपक्वता के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। परिपक्वता की परिभाषा क्या जाती है, कोई गैसों के द्वारा कुछ जीवाणु करके, जब भी जीवाणु टर्म आए तो समझ लेना ये परिभाषा गैसों मिली। कोई कहता है कि वृद्धि और विकास परिपक्वता कहलाता है। एक दो व्यक्ति है जो वृद्धि विकास को परिपक्वता मानते हैं। ओके, वृद्धि को परिपक्वता मानते हैं। तो इस तरीके से और कुछ वृद्धि परिपक्वता और अधिगम अंतर होता है। मोटा मोटी हमको यही देखना है कि परिपक्वता और अधिगम अंतर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, परिपक्वता और वृद्धि में अंतर, परिपक्वता और अधिगम अंतर। परिपक्वता हमारी 20-25 सालों तक की होती है, जबकि अधिगम ताउंड चलता है। परिपक्वता कुछ हमारे वंशानुक्रम से जुड़ा होता है, जबकि अधिगम वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से जुड़ा हुआ। और कुछ बस मोटा मोटी तो यही अंतर होता है। परिपक्वता पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अधिगम पर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हमने 2-3 अंतर देखे मोटा मोटी। अब जानते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो परिपक्वता में कुछ खास जानकारी है नहीं। अब ये वाला सेशन हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आप देख लेते हैं अपन सिद्धांतों के बारे में, जो मैंने आपको खाली कुछ सिद्धांत बताया था, हल्का हल्का उनके बारे में, सबके बारे में जानेंगे। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जैसे थॉर्नडाइक इनके सिद्धांत के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, देखो थॉर्नडाइक का सिद्धांत बेसिकली बिल्ली के ऊपर किया गया था।
1913 में इनकी एनिमल इंटेलिजेंस की किताब आ जाती है, जिसमें ये कुछ सीखने के 5 प्रमुख सिद्धांत देते हैं। 3 प्रमुख सिद्धांत तत्परता का है, और तत्परता का हो जाता है, संतोष का हो जाता है, अभ्यास का हो जाता है, और कुछ 5 गौण सिद्धांत देते हैं। प्रतिक्रिया, बहु प्रतिक्रिया, और संतोष, एक संबंध का है, आत्मीकरण का है। इस तरीके से कुछ 5 सिद्धांत देते हैं, ये गौण सिद्धांत देते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग क्या किया गया था कि बिल्ली को कैसे सिखाया गया कि दरवाजा खोल के मछली को पाले, है ना। तो ये कुछ बार बार प्रयास करते सीख जाती है। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पाउलो का सिद्धांत क्या है? पाउलो का सिद्धांत कुछ ये बताता है कि आप कुत्ते को घंटी पर लात गिराना कैसे सिखा सकते हो। तो आप कुत्ते को भोजन और घंटी दोनों साथ साथ दो, तो कुत्ता शुरुआत में तो सिर्फ भोजन के कारण लात गिराएगा, धीरे धीरे अनुबंध बन जाएगा, और लास्ट में आता है कुत्ता घंटी के कारण लात बजाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पाउलो का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जाना, पाउलो के सिद्धांत के बारे में जाना है। तो पाउलो का सिद्धांत कुछ इस तरह के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से जुड़े, विभेद किसको, सामान्यीकरण किसको कहते हैं, और कुछ उच्च कोटि का अनुबंध किसको कहते हैं, विभेद किसको कहते हैं, घंटी बंद करना, सामान्यीकरण घंटी बंद नहीं कर पाना, पुनः सुता लाभ किसको कहते हैं, पुनः सुता अचानक से घंटी बजी, अचानक से कुत्ता लाभ गिराना हो जाएगा। और उच्च कोटि का अनुबंध घंटी बजाने से पहले आने के मतलब चहल कदमी से बच्चा का कुत्ता लाभ गिराना हो जाता है। और अनुबंधन कैसा होता है, मैंने अनुबंधन की प्रक्रिया बताई थी। पहले तो सिर्फ और सिर्फ भोजन और घंटी, भोजन के कारण लाभ मिलती है स्वाभाविक, लेकिन भोजन के साथ आप घंटी को कंटिन्यूटी से दो, तो एंड में कुत्ता घंटी के कारण लाभ गिराने लग जाएगा। तो 3 स्टेप होती है। पहले सिर्फ और सिर्फ भोजन से लाभ गिराएगा कुत्ता, फिर भोजन के साथ आप घंटी भी दोगे, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ भोजन को हटा दोगे, घंटी दोगे। ठीक है, मोटा मोटी हमने जान लिया पाउलो के सिद्धांत के बारे में। पाउलो को भोजन का जनक कहा जाता है, यानी अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अब स्किनर के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। स्किनर के सिद्धांत पुनर्वरण, ये ना पुनर्वरण को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि पुनर्वरण से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। तो पाउलो के सिद्धांत की कुछ आदतें भी, कुछ उपयोगिता बताइए कि आपको बुरी आदत छुड़ाने तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। परिश्रम सिखाना तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है थॉर्नडाइक का। स्किनर का सिद्धांत, अगर आपको बच्चों को कुछ टीवी, मोबाइल, रेडियो वगैरह चलाना सिखाना तो स्किनर का सिद्धांत बहुत अच्छा होना चाहिए। इन्होंने कबूतर पर प्रयोग करा था, कबूतर को ये सिखाया था कि एक निश्चित जगह तक कैसे जाना है। कबूतर यहाँ चोंच मारता है तो उसको कुछ दाना मिलता है, यहाँ मारता दाना मिलता है, यहाँ मारता है यहाँ, इस तरीके से अलग अलग स्थानों पे अगर चोंच मारता है कबूतर तो उसको दाना मिलता है, और अल्टीमेटली उसको यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, यहाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ कुछ इस तरीके से, है ना। तो कबूतर के प्रयोग में, स्किनर के प्रयोग में कुछ हल्का सा इस तरीके से बताया जाता है। ओके, कि कबूतर को कैसे एक गंतव्य के स्थान तक पहुंचाया जाता है। स्किनर के सिद्धांत के बारे में पता चला। पुनर्वरण को बहुत ज्यादा महत्व देते, और इसके बाद आते हमारे बहुत सारे सिद्धांत हो रहे थे, जैसे सूच का सिद्धांत जानते हो, कैनारी द्वीप के ऊपर एक सुल्तान अहमद चिंबेजी पर किया गया था, और वर्दाई के द्वारा किया गया था। कहते हैं कि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं थी, एक ही बार अगर आप सही से दिमाग लगा काम करो ना, तो आपका काम कंप्लीट हो सकता है। ये सूच का सिद्धांत खिलाता है। अलग अलग परिस्थिति में भी फिर आप उस सूच का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, कि इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। कुछ डिब्बे के ऊपर डिब्बा रख के सुल्तान को ये सिखाया गया था कि उसको कैसे हासिल करने की। तो अब कुछ अगले सिद्धांत के बारे में देखते हैं। पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का विकास का सिद्धांत। पियाजे के विकास सिद्धांत के बारे में जानते हो क्या है पियाजे का विकास का सिद्धांत? बस कुछ 5-10 मिनट और फिर हमारा पूरा सेशन रिवीजन का फिनिश होता है। पियाजे सिद्धांत के बारे में जानते हैं। पियाजे विकास के ऊपर सिद्धांत देते हैं कि बच्चा कैसे कैसे दुनिया को जानता है, बच्चा कैसे कैसे दुनिया के बारे में अवेयर होता है। पियाजे का सिद्धांत कुछ इस तरीके का है कि बच्चा अपने माइंड में पैटर्न बनाते हैं चीजों का, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। किसी चीज का पैटर्न बन जाना हमारे माइंड में स्कीमा कहलाता है। ये अनुकूलन है, मतलब आत्मसातीकरण है, अनुकूलन है और संतुलन है, ये सारे कॉन्सेप्ट पियाजे के द्वारा दिए जाते हैं। ये उदाहरण सुना होगा ना तुमने कि सबसे पहले घोड़े को ऊँट कहती, ऊँट को घोड़ा कह देती, फिर कह देती ये तो ऊबड़ वाला घोड़ा है, फिर कह देती ऊँट ये। तो इस तरीके से ये सारी बातें ना पियाजे के सिद्धांत को कोरिलेट करती है। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, चूंकि आप रिवाइज करें। पियाजे के सिद्धांत की कुछ 3-4 अवस्थाएं बताई जाती है। शुरुआती अवस्था तो कुछ सेंसेस वाली, इंद्रियों वाली, और लास्ट वाली अवस्था संक्रिया वाली, दिमाग वाली, है। तो कुछ हमारी इंद्रिय, कुछ यहाँ पे हमारी गांव का अवस्था आ जाएगी, और मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इस तरीके से अवस्थाओं बांटा है। ये बच्चे वाली अवस्था है, शिशु वाली, ये बाल्यावस्था वाली अवस्था है, ये कुछ, ये लगभग दोनों ही बाल्यावस्था वाली अवस्था है, और लास्ट किशोर अवस्था वाली विशेष है। इसमें बच्चा क्या क्या करना सीखता है, इसमें क्या क्या सीखता है, इसमें क्या क्या सीखता है, ये बड़े बताते हैं अपने को, है ना। यहाँ लास्ट में आते हैं तो बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में सोचने लग जाता है। इन दोनों में मूर्त चीजें ही सोच पाता है, जो उसके सामने उनके बारे में सोच पाएगा। यहाँ वो दुनिया को जानने की कोशिश अपने इंद्रियों के द्वारा करता है। इसको 6 भागों में बांटा है, सेकंड वाले को 2 भागों में बांटा है। इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया है, पियाजे का सिद्धांत मैंने आपको हल्का हल्का बताया, ठीक है। पियाजे विकास के जनक माने जाते। पियाजे के बच्चे ज्ञान करने खुद कर लेते हैं, अगर उनको दुनिया में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वही वाइगुत्स्की इनका उल्टा है। वाइगुत्स्की क्या कहते हैं, देखो वाइगुत्स्की का सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत माना जाता है कि बचाड़े पाड़े क्या चाहे, और इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि बच्चे को बड़े की मदद मिल जाए, बच्चा कुछ भी सीखता है, उसी मदद को हम इसके अकॉर्डिंग कहते हैं। और जो मदद देता है उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ये ZPD का कॉन्सेप्ट है। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया, यानी वो एरिया जहां तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन अगर कोई मदद करते तो बच्चा पहुंच सकता है। कूट लेवल का सिद्धांत आ जाते हैं। इसके बाद चलो हमने वाइगुत्स्की का सिद्धांत देखा। ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर के सिद्धांत की 3 अवस्था मानी जाती है। सबसे पहले कुछ
तीन अवस्था होती है जिनमें आइकोनिक कुछ तीन अवस्थाएं होती है। देखो तीन अवस्थाओं में एक दृश्य हो जाता है, प्रतीकात्मक और फिर अनुप्रतीकात्मक गति होती है। दृश्य में आप चीजों को तभी सोच पाते हैं जो आपके सामने। प्रतीकात्मक में सिर्फ नाम लेंगे तो भी आप उनके बारे में सोच सकते हो। गाय आपके सामने आएगी, बच्चे के सामने गाय आएगी, तभी वो गाय के बारे में सोच रहे गाय का नाम ले लोगे, अगले स्टेप में गाय का नाम लोगे तो बच्चा गाय के बारे में सोचने एबल हो जाएगा। लास्ट में कुछ पढ़ना लिखना, गणित करना, भाषा करना, ये स्कूल की अवस्था होती है लास्ट वाली, तो इसमें सब कुछ सीख जाता है। ये ब्रूनर का सिद्धांत है बेसिकली। तो इस तरीके से हमने कुछ ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी और वही हमारे कुछ एक दो सिद्धांत हो जाते हैं, ज्यादा सिद्धांत नहीं है। जैसे कि एक गुथरी का है, टोलमैन का है। देखो टोलमैन ना चूहों पर प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि सीखने में ना अधिगम को कोई ज्यादा महत्व है नहीं। एकल प्रयोग, देखो एक विद्वान आते हैं गुथरी, टोलमैन तो बस चूहों पर प्रयोग करते, इतना ध्यान रखो। और ध्यान रखो कि इनके सिद्धांत को चिन्ह प्रतिरूप सिद्धांत करके जाना जाता है, ठीक है, और चूहों पर प्रयोग करते हैं। वहीं गुथरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है? गुथरी के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि गुथरी बुरी आदतों को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए तीन विधियां बताते हैं। एक तो हो जाती है थकान विधि, एक हो जाती है दहलीज विधि और दूसरी हो जाती है सीमा विधि करके, परस्पर विरोधी विधि। थकान में थका दो और दहलीज विधि में कुछ खास स्पष्ट हो नहीं पाता है, और परस्पर विरोधी में अच्छी बात और बुरी बात दोनों एक साथ करो, बच्चों को यही पता नहीं चल पाएगा कि उसको रिएक्ट किस पर करना है, अच्छी बात पर करना है, बुरी बात पर करना है। तो इस तरीके से हमने कुछ गुथरी के बारे में हल्का बताया। गुथरी कहते हैं कि सीखने में ना पुनर्वर्ण की कतई जरूरत नहीं होती, बच्चा एक ही बार में सीख सकता है और एकल अनुभव से भी हम सीख सकते हैं। एक बार हाथ जलता है तो हम तुरंत सीख जाते हैं कि आग को छूना नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमने टोलमैन के बारे में तो ज्यादा कुछ जाना नहीं है, टोलमैन के सिद्धांत के बारे में। गुथरी के सिद्धांत के बारे में भले ही हमें थोड़ा सा जाना है। और ब्रूनर के मैंने अब ब्रूनर के बारे में बता दिया ना। अब देखो एक और सिद्धांत आ जाता है हमारे बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा बहुडोर पर प्रयोग करते हैं, बताते हैं कि बच्चा देख करके सीखता है। बच्चा जैसे देखता है वैसे ही सीखता है। एक मूवी दिखाई गई जिसमें बताया गया कि अगर आप उस डोर को मारते हो तो आपको दंड दिया जाता है, और मारते हो दंड नहीं दिया जाता है, और एक न्यूट्रल रखा जाता है। तो जैसा बच्चे ने देखा, अगर दंड दे रहे हैं तो नहीं मारेंगे, तो बच्चे ने सिखा नहीं मारे, और जहां दिखाएगा कि दंड नहीं मिल रहा है तो बच्चे मारना सीख, मतलब इनकरेज करा जा रहा है तो बच्चे मारना सीख रहे हैं। और न्यूट्रल में कुछ खास रेस्पॉन्स मिला है ना। तो इस तरीके से हमको पता चला कि बच्चे देख करके सीखते हैं। इसको अवलोकन है, प्रेक्षण है, मॉडल है, इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहले आप चीजों को देखते हो, फिर उन चीजों को याद रखते हो, मतलब अवधान ग्रहण करते हो, फिर पहले चीजों को देखते हो, उसके बाद धारण करते हो, उसके बाद आप उन चीजों को अप्लाई करते हो, और अगर आपको पुनर्वलन मिला ना तो आप वापिस से मतलब पुनर्वलन मिलने पर आप दोबारा से को करना पसंद करते हो। मान लो डेनिम जींस है, आपने कहीं देखी किसी ने XYZ ने कुछ इस तरीके की जींस पहन रखी, हाँ जो फटी जींस आती है वही है ना, तो जींस पहन रखी, तो आपने उसको दिमाग में रखा कि मेरे को भी खरीदनी है, खरीद के आपने पहनी, आपको रिएक्शन मिला कि क्या फटी जींस पहनी है ना, यही मिला था तुमको पहनने के लिए। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव रिएक्शन मिला तो नहीं पहनोगे, पॉजिटिव रिएक्शन मिला तो आप पहनोगे। तो इस तरीके से कुछ 4 चरण होते हैं कि चीजों को देखते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं, और अगर पॉजिटिव रिएक्शन पुनर्वलन मिला तो वापस से करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी ये 4 स्टेप होते हैं। अब कुछ बांडुरा के बाद कुछ और देखने वाले, तो थोड़ा हो गया, पाउल हो गया, स्किनर हो गया, हल हो गया, गुथरी हो गया, और कुछ देखो कूट लेवन का सिद्धांत आ गया। कूट लेवन का सिद्धांत एक तो टोपोलॉजी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कूट लेवन बेसिकली ना ये कहती है कि आपका जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति और आपके एटमॉस्फेयर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है व्यवहार। तो कूट लेवन के द्वारा बस क्षेत्रीय सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत दिया जाता है। इनके सिद्धांत को इन नामों से जाना जाता है। एक पाउलो बता दिया मैंने, उसके बाद अपने स्किनर का सिद्धांत का डिस्कशन कर लिया हमने। हल का सिद्धांत, देखो हल का सिद्धांत बहुत यूनिक सा और अजीब सा सिद्धांत है। इनके उपनाम भी बहुत सारे, लेकिन हल का सिद्धांत गणित से, कभी पूछे ना कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें गणितीय प्रमेय को शामिल किया गया है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो गणितीय प्रमेय के बारे में बताता है, इसके बारे में डिस्कशन करता है, तो हल का सिद्धांत है। बहुत ज्यादा तो नहीं स्पष्ट है इसके बारे में, लेकिन हाँ गणित से संबंधित सिद्धांत हल का सिद्धांत है। और ये पुनर्वलन का सिद्धांत है, हल का सिद्धांत, ठीक है। और उसके बाद कौन सा सिद्धांत, थॉर्नडाइक के पाउलो, स्किनर, हल, गुथरी है, और कुछ पियाजे का बताया मैंने आपको, पियाजे बता हो गया आपने। सूचना प्रकरण का सिद्धांत, देखो ज्यादा कुछ नहीं इसमें। सूचना प्रकरण में ये आपकी दुनिया के बारे में जो एक परसेप्शन बनता है ना, वो आसपास की सूचनाओं से बनता है। आप चीजों को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, छूते हो, स्पर्श करते हो, मतलब वो स्पर्श करना शुरू, तो इससे आप दुनिया के बारे में जानते हो। सूचना प्रकरण का सिद्धांत कहलाता है कि दुनिया को आप कैसे जानते हो, आपके सेंसर्स के थ्रू जानते हो, आपकी इंद्रियों के थ्रू आप दुनिया को जानने की कोशिश करते हो। सूचना प्रकरण के सिद्धांत की मूल थीम ये, ठीक। इसके बाद बस इतने सिद्धांत है हमारे। वाइगोत्स्की बता दिया मैंने, जो समाजवादी के ब्रूनर हो गया, गुथरी हो गया, टोलमैन हो गया, बांडुरा हो गया, कूट लेवन हो गया। तो ये सारे सिद्धांत है हमारे। अब देख लेते थोड़ा लास्ट टॉपिक, देन फिनिश करते हैं। तीसरा बिंदु या फिर लास्ट बिंदु, एक सेकंड रुकिए। तो कहाँ थे हम? तो हम डिस्कस कर रहे थे, बस 5 मिनट और डिस्कस करते हैं, देन फिनिश करते हैं। हाँ, तो कुछ
कुछ 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। देखो अधिगम स्थान धर्म के बारे में आप क्या जानते हो, अधिगम की अक्षमताओं के बारे में क्या जानते हो, वक्र और पठार के बारे में क्या जानते हो, वक्र और पठार के बारे में क्या जानते हो। तो मोटा मोटी उनको स्थान धर्म में जानते। देखो स्थान धर्म मतलब क्या था, एक जगह कुछ सीखा उसको दूसरी जगह स्थानांतरित करना स्थान धर्म रहता है। आपने कोई अनुभव है, ज्ञान है, कौशल है, एक जगह पर गेन करा और उसको दूसरी जगह अप्लाई करना, ये अधिगम स्थान धर्म लगता है। ये इसी तरीके की कुछ 4-5 परिभाषा देखिए, ज्यादातर क विद्वान जैसे मतलब क्रोन रोही और इस तरीके कुछ विद्वान ये ध्यान रखिए इनकी जो परिभाषा है वो क नाम से उन्होंने विद्वान को दर्ज दी। थोड़ा सा मैंने इनको नोट करने की कोशिश करी, थोड़ा एक सामान्यीकरण करने की कोशिश करी तो ये पता चला। तो देखो अधिगम स्थान में कितने प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक में मतलब पॉजिटिवली स्थानांतरित हो जाता है, आपने कुछ सीखा तो वो हेल्प कर रहा है। नकारात्मक में नेगेटिव में क्या होता है, वो बाधा क्रिएट कर रहा है। और शून्य में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने हिंदी पढ़ी, उसको गणित पढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़े। और उसके बाद आपने हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी तो व्याकरण मिलता है, तो ये नेगेटिव कहीं ना कहीं चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती है ना, द्वंद्वात्मक स्थिति डाल दी। सकारात्मक मदद करेगा। आपने मान लो आपने स्कूटी चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, स्कूटी चलाना सीखा, मदद करेगा, स्कूटी बाइक में मदद मिलेगी। इस तरीके से सकारात्मक मदद। सकारात्मक को भी इंटरनली बांटते हैं, जैसे अनुलोम है, अनुप्रस्थ है और समस्तर है, अलग अलग तरीकों से बांटते हैं। जैसे आपने द्विपार्श्विक की एक हाथ से सीखा, दूसरा हाथ से कर लोगे, और आपने स्कूल में कुछ सीखा, घर पे अप्लाई करना है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंटरनली 3-4 हिस्से और होते हैं इसके। और एक शुल्क नामक विद्वान आता है, वो 4 हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं कि एक होता है क्लोज होता है, एक दूर होता है, और एक निकट है, दूर है, और एक और कुछ निकट, दूर और लघु या फिर दीर्घ, इस तरीके से कुछ बांटते हैं ना। चेतन और अचेतन करके होता है कि एक आप चेतन हिस्से में करते हो और एक बिना आपके सोचे ही हो जाता है। और एक बहुत नजदीक होता है, थोड़ा दूर होता है। नजदीक मतलब आपने टाइपिंग सीखी, इस पर टाइपिंग सीखी, उस पर टाइपिंग कर लो, इतना दूर है ये नजदीक हो गया, और इतना दूर है कि कभी उनको पता ही नहीं चल पाता कभी कभी। तो इस तरीके से चुनकर इनको डिवाइड करते हैं। अधिगम अक्षमता के बारे में जानते हैं, जब आप चीजें सीख नहीं पाते। तारे जमीन पर मूवी देखिए, अगर नहीं देखिए तो देखिए, है ना। कुछ कुछ मूवी अच्छी होती है, उनको देखना होता है। तो सारे अनुभव हम एक जीवन काल में नहीं ले सकते, तो कुछ मूवीज के थ्रू, किसी दूसरे के अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाती है, तो सीखना चाहिए। तो अधिगम अक्षमताओं के बारे में क्या पता चलता है हमको, क्या समझ देखो। अधिगम अक्षमता एक सैमुअल क्लिक नामक व्यक्ति, ये अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग करता है। अधिगम अक्षमता का मीन्स क्या है, पढ़ने लिखने बोलने में या फिर गणित करने में आपको दिक्कतें होने लगती है, ये अधिगम क्षमता कहलाती है। एक अमेरिका का एक समूह जिसको परिभाषा दी गई कि या तो इन सारी चीजों, या तो इन अलग अलग एस्पेक्ट में, या फिर इनके समूह में जब आपको दिक्कत आने लग जाए, तब इसको अधिगम क्षमता के नाम से पुकारा जा सकता है। वही एक विद्वान होते हैं सैमुअल क्लिक, उनके द्वारा भी यही परिभाषा दी जाती है। और हाँ, अमेरिका के एसोसिएशन के द्वारा तो ये और टर्म जोड़ा जाता है कि किसी भी स्टेज पर हो सकती है। अलग अलग दिक्कतें होती है, जैसे पढ़ने में कुछ अफेजा है और डिफेज। पढ़ने में देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इनके मोटे मोटे एक ओवरऑल जानकारी दे देती हूँ मोटा मोटी आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखो गणित में समस्या होती है आपको ग्राफिकल करके हो जाती है, और डिस्कैलकुलिया करके हो जाती है, और वहीं कुछ वर्बल करके, और कुछ एक और हो जाती है अपने वर्बल है, देन ग्राफिया है, देन कुछ डिस्कैलकुलिया करके, एक और कुछ सूत्र है ना। तो इस तरीके की दिक्कतें गणित में होती है। वहीं लिखने में दिक्कतें होती है। लिखने में कौन कौन सी दिक्कतें होती है, तो अफेजा वगैरह, डिफेजा वगैरह, और अप्रेक्सिया वगैरह, और डिस्प्रेक्सिया वगैरह, ये लिखने से संबंधित दिक्कत है, ठीक है। और वहीं पढ़ने से संबंधित दिक्कतें कौन सी होती है, लेक्सिया लेक्सिया करके। डिस्लेक्सिया पढ़ो वरना क्या पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी किससे पढ़ेगी, आपकी लेख से पढ़ेगी, ठीक है। तो उसी वही चीजें यहाँ पे जनरली माता पिता धमकी देते ना, पढ़ो वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे ना, तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे कि पढ़ने की दिक्कतें कौन सी। तो डिस्लेक्सिया, अलेक्सिया, और कुछ दो दिक्कतें और हो जाती है, जैसे कि डिस्लेक्सिया, अलेक्सिया, और हाइपरलेक्सिया, और कुछ डिस्लेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, और एक और कोई मिस हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखो। लेक्सिया है तो पढ़ने की दिक्कत है, और प्रेक्सिया है तो लिखने की दिक्कत है, और बाकी कैलकुलेट करना है, वर्बल है, ग्राफ भी तो गणित पे बनाते, तो ये गणित की दिक्कत है। वही बोलने में अफेयर होगा तो मतलब किसी के साथ अफेयर है मान लो, तो डंगे की चोट पर उसके सामने, सबके सामने उससे बात नहीं कर सकते, तो इससे ध्यान रखो। अफेयर, ठीक है। तो ये अपनी समस्या होती है ना, मौखिक समस्या, बोलने की समस्या, तो अफेजा हो जाती है, डिफेजा हो जाती है। आप एक में समझ नहीं पाते, दूसरे में समझा नहीं पाते। तो मैंने आपके सामने कुछ दिक्कतों के नाम दिए कि ये वो दिक्कतें जो पढ़ाई से कोरिलेट करती है। अब बहुत सारी दिक्कतें और होती है, जैसे कि हेमी है, जैसे कि हेट्रो है, एक हाथ नहीं चल रहा, 2 हाथ नहीं चल रहा, जैसे मेंशन है, और कुछ दिक्कतें और होती है, जैसे कि ऑटिज्म है, जैसे कि एक ऑटिज्म देखो अपने आप में खोए रहना ऑटिज्म कहलाता है। एडीएचडी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, आप चुप बैठ ही नहीं पाते, ये भी दिक्कत है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आपका माइंड शांत नहीं होगा, दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके की अधिगम अक्षमता थी। वक्र पठार से वक्र कहते हैं कि जो उन्नति को दर्शाए। कर्म किसको कहते हैं, जो आपकी सीखने की उन्नति को दर्शाए। रोज के द्वारा परिभाषा दी जाती है। वही प्रकार क्या होते हैं, प्रकार गेट्स महोदय के द्वारा परिभाषा दी जाती है कि जो बेसिकली आपके सीखने में पोज को दिखाए, है ना, पोज को दिखाए, ठीक है। ध्यान रखिए कि आप जब रुक जाते हो सीखते हुए,
तो उसी को अधिगम का पठार कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ अधिगम के बारे में जानकारी गेन करी। अधिगम की विधियां भी बहुत इजी से विधियां, आप गंदा से पढ़ते हो, आप चिटके तौर पर पढ़ लेते हो, आप बहुत फास्टली पढ़ लेते हो, चीजों को ध्यान नहीं देते, और कुछ ऐसा है कि हाँ आवेशपूर्ण तरीके से पढ़ते हो या फिर चिंतन में करके पढ़ते हो, सदैव पढ़ते हो, धैर्य से पढ़ते हो, विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ते हो, संश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ते हो, मोटा मोटा आपको आइडिया देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने बस फिनिश करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इन 3 लेसन को अच्छे से रिवाइज करा। हमने कौन कौन से लेसन पढ़े? अधिगम में शिक्षा विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर था हमारा कि अधिगम में साइकोलॉजी का क्या रोल होता है। ओके, देन लास्ट चैप्टर था हमारा अधिगम को लेकर के। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या जाना कि विद्या कौन कौन सी होती है। फर्स्ट चैप्टर में जाना विद्या कौन कौन सी होती है, जाना कि शिक्षक के लिए क्यों जरूरी, साइकोलॉजी शिक्षक के लिए क्यों जरूरी, जाना कि टीचर बच्चे के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी। तो इस तरीके से विधियां और बच्चे के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, टीचर के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी, ये 3 क्वेश्चन में कंप्लीट करें। सेकंड में हमने कंप्लीट करा कुछ सूक्ष्म शिक्षक, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट, सूक्ष्म चरण चर है, और देन चरण हो गए, देन सोपान हो गए, देन परिभाषा हो गई, है ना, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की परिभाषा वगैरह हो जाती है, देन विद्यालय की परिभाषा वगैरह हो जाती है, ज्ञानात्मक जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उनके बारे उसके बारे में पढ़ा, शिक्षण के उद्देश्य याद आदतों वर्गीकरण को पढ़ा, और लास्ट में अधिगम के बहुत सारे सिद्धांतों को कवर करा और इसकी परिभाषा वगैरह, परिपक्वता और अंतर वगैरह, है ना, परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर, ये सब, और लास्ट में हमने वक्र है, पठार है, स्थानांतरण है, अधिगम अक्षमताएं, इन सब के बारे में जाना। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने इन तीनों चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी गुजारिश है, इसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, और उसके बाद बुक की हल्की सी पीडीएफ पर हल्का सा ध्यान दे देना, थोड़ी सी निगाह पर डाल देना, ठीक है, तो आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।